वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम निशांत है और बच्चों आप सबका स्वागत है निशांत इंस्टीट्यूट में। बच्चों आज एक 12th की इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले। वो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियो। चैप्टर का नाम सुना और कई सारे बच्चे क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे वीडियो और बोलेंगे सर गेट लॉस नहीं करना है। अरे बच्चों मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि सर इतना सारा फॉर्मूला, करंट रेशियो का, लिक्विड रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का, ठीक है, ये सारे फॉर्मूला सर याद नहीं रहते हैं, ठीक है, और इसमें कंसेप्ट भी समझ में नहीं आती और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये चैप्टर करने जाते हैं तो पीछे के चैप्टर भी क्या है बच्चों भूल जाते हो। लेकिन बच्चों सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट के अंदर आपके सारे कंसेप्ट में क्या करने वाला हूं, सॉल्व विथ एनिमेशन विथ एग्जांपल। और 100% बच्चों 60 मिनट के देखने के बाद मैं ऐसा बता सकता हूं कि आपका पूरा कंसेप्ट रेशियो क्या क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और ये चैप्टर नहीं करेंगे तो आपका पेपर 80 का कितना हो जाएगा बच्चों, 70 to 75। इससे बेटर है एक बार 60 मिनट ट्राई कर लो तो आप क्या है बच्चों पूरे मार्क्स ये चैप्टर में ला सकते हो। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। रेडी। बच्चों रेशियो एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंट में कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़े कंसेप्ट समझने जरूरी है। कई सारे बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ को कनेक्ट नहीं करते हैं और फिर आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ जब आती है तब प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का थोड़ा 2 मिनट का एक प्रैक्टिकल फंडा हम समझ लेते हैं। रेशियो एनालिसिस वो चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं, शॉर्ट में एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। फॉर एग्जांपल हमें कोई बॉडी में प्रॉब्लम हुई, बॉडी पेन हो रहा है या फिर बुखार आ रहा है, तो हम किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हमें देख के नहीं बोलेगा कि भाई तुम्हें ये बीमारी हो गई है, तुम्हें टाइफाइड है, जॉन्डिस है या फिर ब्लड प्रेशर है। वो क्या बोलेगा, एक काम कर तू रिपोर्ट करा। रिपोर्ट कराने के बाद अपना सीआरपी लेवल है या फिर ब्लड प्रेशर है, ब्लड लेवल है, शुगर लेवल है, वो सारा चेक करेगा। चेक करने के बाद वो बोलेगा तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तू ये दवाई ले और ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों रेशियो एनालिसिस डॉक्टर की रिपोर्ट जैसा है। वो कंपनी को बोलता है कि भाई तेरा करंट एसेट ये है, तुम्हें ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तुम्हें ये ग्रोथ करना है, तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतने हैं, तुम्हारा प्रॉफिट लेवल इतना है, तुम्हारा जीपी लेवल इतना है, ग्रॉस प्रॉफिट लेवल इतना है, तुम्हारा नेट प्रॉफिट इतना है, तुम्हारा फिक्स एसेट इतना है, तुम्हारा लोन बढ़ता जा रहा है, तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है। तो वो हमें एक डॉक्टर की रिपोर्ट जैसा एक समरी बना के देता है जहां से हमें पता चलेगा कि आगे जाके अब क्या करना है, अब कंपनी में आगे हम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। देखो रिपोर्ट नहीं आएगी तो कंपनी आगे जाके कुछ नहीं कर सकती है। तो रिपोर्ट से पूरा फंडा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर हो जाएगा। तो शॉर्ट में रेशियो एनालिसिस इज इक्वल टू डॉक्टर की रिपोर्ट जैसा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने पढ़ लिया कंसेप्ट। अब चैप्टर की समरी, हम ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें टोटल 4 रेशियो पढ़ने हैं। ये पूरे चैप्टर में कितने रेशियो पढ़ने हैं, 4। जिसमें पहला मेरा लिक्विडिटी रेशियो आएगा बच्चों। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो पढ़ेंगे। कितने रेशियो पढ़ेंगे, 2। नेक्स्ट मेरा बच्चों आएगा सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें बच्चों टोटल 5 रेशियो आएंगे। नेक्स्ट मेरा बच्चों आएगा एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो, जिसमें हम 6 रेशियो पढ़ेंगे। और लास्ट में मेरा बच्चों आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें हम 5 रेशियो पढ़ेंगे। तो टोटल बच्चों यहाँ पे कितने हैं, 4 हुए और 4 के अंदर 2, 5, 6, 5, ऐसे टोटल हमें इतने रेशियो बच्चों पढ़ने हैं। अब बच्चों हमारे लिए पहला रेशियो कौन सा आएगा, लिक्विडिटी रेशियो। आज का पहला सेशन हम लिक्विडिटी रेशियो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए लिक्विडिटी रेशियो। तो बच्चों लिक्विडिटी रेशियो में टोटल 2 रेशियो पढ़ने वाले हैं। लिक्विडिटी रेशियो में कितने पढ़ने वाले हैं, 2। एक हमारा करंट रेशियो और दूसरा कौन सा आएगा, लिक्विडिटी रेशियो। करंट एंड लिक्विडिटी रेशियो। पहला हम कौन सी रेशियो से स्टार्ट करेंगे, करंट रेशियो। अब आप स्क्रीन पे देखिए करंट रेशियो। करंट का मतलब जिसका टाइम 1 साल से कम होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपन करंट लायबिलिटी। क्या होता है, करंट असेट्स अपन करंट लायबिलिटी। अब बच्चों जो असेट 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होगी, जो असेट 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होगी वो मेरी कौन सी असेट होगी बच्चों, करंट असेट्स। और जो लायबिलिटी मुझे 1 साल के अंदर पे करनी होगी वो लायबिलिटी कौन सी होगी, करंट लायबिलिटी। यानी कि शॉर्ट में जिसका टाइम 1 साल से कम है वो किस में आएगा, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में। तो फॉर्मूला बहुत इजी है, इजी तरीके से आप फॉर्मूला याद कर सकते हो। अब बच्चों क्वेश्चन जब प्रैक्टिकल देंगे ना तब तो आपको सब मिक्स असेट देंगे, जैसे कि अपनी बैलेंस शीट में असेट्स में नहीं आती है वो सारी असेट दे देंगे। उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा करंट असेट है, ये करंट असेट है, ये करंट असेट है। इससे अच्छा मैं आपको करंट असेट का एक लिस्ट दे देता हूं। इस लिस्ट के अलावा कोई भी आए आपको तो उसको ध्यान में नहीं लेना है, उसको इग्नोर करना है। तो करंट असेट्स में कौन कौन से असेट आ सकते हैं उसका एक लिस्ट में बच्चों आपको दे देता हूं। करंट असेट में
पहला कैश, लॉजिकली बैंक। स्टॉक, स्टॉक में टूल्स को ध्यान में नहीं लेना है, एक्सक्लूड टूल्स, टूल्स को क्या करना है, इग्नोर करना है। डेटर्स, डेटर्स का मतलब जिससे पैसे लेने हैं, आप मेरे स्टूडेंट हो तो मुझे आपसे फी लेना है, तो मैं आपके लिए मैं क्या हुआ, डेटर हुआ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट मेरा कौन सा हुआ बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस मैंने एडवांस में पे किए हैं। अक्रूड इनकम है, लॉजिकली अगर मुझसे किसी से फीस लेना बाकी है, मुझे किसी से इनकम लेना बाकी है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी बच्चों, करंट असेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट मैंने एक साल के लिए किया है, जैसे कि मैंने अदानी के शेयर में, टाटा के शेयर्स में, रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन एक साल के अंदर मैंने उसको बेच के कैश कलेक्ट किया, कैश में कन्वर्ट किया, तो मेरा कौन सा हो जाएगा बच्चों, वो करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। लोन लिया नहीं बच्चों, दिया है। अगर दिया है तो असेट होता है, ठीक है, एक साल के लिए दिया है, मैंने मेरे फ्रेंड को लोन दिया, ले भाई तू 1 लाख रुपया रख और फिर मुझे एक साल के अंदर तू दे देना। तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस अगर मैंने किसी को दिया है, वो किस में हो जाएगा बच्चों, करंट असेट्स में। तो ये हो गई मेरी करंट असेट की लिस्ट। इसके अलावा अगर कोई भी चीज आए तो उसको ध्यान में लेना नहीं है बच्चों। ऐसी लिस्ट में आपको करंट लायबिलिटी की बच्चों दे देता हूं। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देना बाकी है, किसी को एक्सपेंस देना बाकी है, मुझे सैलरी मेरे स्टाफ को देना बाकी है, लॉजिकली तो मेरे लिए क्या हुई बच्चों, लायबिलिटी हुई, ठीक है। प्रीपेड इनकम, मैंने एडवांस में इनकम ले लिया लेकिन सर्विस देना बाकी है, तो वो भी मेरे लिए क्या हुआ बच्चों, लायबिलिटी हुआ। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड का मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने प्रपोज कर दिया है मेरे शेयर होल्डर को, भाई तुम्हें डिविडेंड दूंगा, तो वो भी मेरी लायबिलिटी हुई। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स लायबिलिटी होती है जो एक साल के अंदर हमें पे करनी होती है, ठीक है बच्चों। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, मैंने वर्कर को बोला था कि तू भाई मेरे 5% प्रॉफिट का ऑनर है, तो उसको मुझे प्रॉफिट देना बाकी है, प्रॉफिट शेयरिंग फंड देना बाकी है, वो भी मेरे लिए क्या हो गई बच्चों, लायबिलिटी हुई, क्योंकि प्रॉफिट तो एक साल के अंदर ही देना पड़ता है। तो बच्चों ये सारी जो हो गई वो मेरी कौन सी हुई, करंट लायबिलिटी। इसके अलावा अगर कोई आए आपको क्वेश्चन में तो इसको ध्यान में नहीं लेना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि ये जो भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का लिस्ट है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके अलावा जो भी आए इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब बच्चों करंट रेशियो में प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन आएंगे तब तो कौन कौन से कंफ्यूजन बोर्ड के एग्जाम में हो सकते हैं, उसके एक रेड अलर्ट पॉइंट है, ठीक है। ये रेड अलर्ट पॉइंट एक बार देख लेते हैं वन बाय वन, तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। पहला, अगर क्वेश्चंस में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर या फिर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ऐसी कोई भी एसेट दी है कंफ्यूज करने के लिए आपको, तो उसको ध्यान में नहीं लेनी है, उसको क्या करेंगे बच्चों, हम इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, इग्नोर। नंबर 2, अगर आपको क्वेश्चन में डिबेंचर है, बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म लोन है, वो सारी चीज दी होगी, उसको भी क्या करेंगे बच्चों, हम इग्नोर करेंगे, उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। एंड नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एमसीक्यू आ सकता है, आइडियल करंट रेशियो। आइडियल करंट रेशियो कोई कंपनी के लिए 2:1 है। क्या है, 2:1। कैसे, फॉर एग्जांपल मेरी करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी। मेरी करंट एसेट 2 लाख है और करंट लायबिलिटी 1 लाख है, करंट एसेट 2 लाख एंड करंट लायबिलिटी 1 लाख, तो 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो आंसर क्या है बच्चों, 2:1। उसका मतलब मेरी करंट एसेट करंट लायबिलिटी से 2 टाइम्स ग्रेटर है, तो उसका मतलब मेरी कंपनी बराबर चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे जाके ग्रोथ कर सकती है। तो अपना आइडियल करंट रेशियो 2:1 आए तो कंपनी बराबर चल रही है, ग्रोथ चल रहा है, तो आप आगे बढ़ो और फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हो। तो बच्चों ये होगा पूरा समरी नोट किसका, करंट रेशियो का। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों कौन सा, लिक्विड रेशियो। तो बच्चों नेक्स्ट मेरा जो है वो है लिक्विड रेशियो। लिक्विड मतलब लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट आया और मुझे बोला सर मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे 5 लाख रुपए दीजिए और मुझे अर्जेंट जरूरत है। मैंने बोला ठीक है ले भाई तू 5 लाख रुपया रख, तो उसका मतलब मेरे पास लिक्विडिटी बहुत अच्छा है, रेडी टू स्टॉक, रेडी, मेरे पास कैश अवेलेबल है, कोई भी आए तो मैं उसको अर्जेंटली कैश दे सकता हूँ, तो उसका मतलब क्या हुआ, लिक्विडिटी। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक है वो लिक्विडिटी नहीं है बच्चों, अनसोल्ड स्टॉक लिक्विडिटी एसेट नहीं है। क्यों, वो बेचना पड़ेगा, कस्टमर को कन्विंस करना पड़ेगा, तो वो स्टॉक कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। तो स्टॉक इज नेवर कंसिडर्ड एज अ लिक्विड एसेट। लिक्विडिटी का मतलब क्या, हम नहीं बोलते कि भाई उसकी बहुत बढ़िया लिक्विडिटी है, उसके बाद ऑन द स्पॉट कैश मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। तो पहले माइंड में कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, लिक्विडिटी का मतलब रेडी टू कैश अवेलेबल, ठीक है। अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड भी बोलते हैं उसको, क्विक भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तीनों में से कोई भी नाम आए एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों लिक्विड रेशियो के फॉर्मूला बहुत इजी है, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू
लिक्विड असेट्स अपन लिक्विड लायबिलिटी। ठीक है, बहुत इजी है, लिक्विड एसेट अपन लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड एसेट की जगह क्विक एसेट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में मेंशन है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब बच्चों हमें लिक्विड एसेट कैसे फाइंड करना है, तो उसको एक रिलेटेड पॉइंट में मैं आपको कंसीडर समझाता हूं कि इसमें 3 रिलेटेड पॉइंट है जहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अगर क्वेश्चन में आपको करंट एसेट दी है तो करंट एसेट्स में से 2 चीज माइनस करनी पड़ेगी, एक आपको स्टॉक माइनस करना पड़ेगा और दूसरा क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंस। ये माइनस करेंगे तो आपका बच्चों क्या हो जाएगा, लिक्विड एसेट्स। नेक्स्ट है लिक्विड लायबिलिटी। बच्चों शॉर्ट में बोल दूं, लिक्विड लायबिलिटी का मतलब करंट लायबिलिटी। इसके पहले मैंने जो करंट रेशियो सिखाया था और वहां पे मैंने करंट लायबिलिटी का जो लिस्ट दिया था, वही सारी एसेट क्या हो गए, करंट लायबिलिटी। यानी कि लिक्विड लायबिलिटी बोलूं या करंट लायबिलिटी, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि भाई इस तरह मुझे करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करना है, और दूसरा लिक्विड लायबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, करंट लायबिलिटी। एंड थर्ड, आइडियल लिक्विड रेशियो 1:1 होता है। क्या होता है, 1:1। यानी कि लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपन लिक्विड लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल लिक्विड एसेट भी 1 लाख है और मेरी लिक्विड लायबिलिटी भी 1 लाख है, तो मेरा जो आइडियल करंट रेशियो है वो क्या हुआ, 1:1। एमसीक्यू में अगर ये आए तो आपको इसका आंसर आना चाहिए बच्चों। तो पूरा मैंने आपको लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला और उसके इंपॉर्टेंट रिलेटेड वाले पॉइंट भी आपको मैंने समझा दिए। तो बच्चों लिक्विडिटी रेशियो में मैंने 2 समझा दिया, पहला कौन सा, करंट रेशियो, और दूसरा कौन सा समझा दिया, लिक्विड रेशियो। तो ये हो गया हमारा 2 रेशियो। यस बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट रेशियो है वो है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में बच्चों टोटल 6 रेशियो हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से 6 रेशियो, एक बार ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। पहला है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेक्स्ट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेक्स्ट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, एंड लास्ट नेट एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो टोटल ये 6 रेशियो पढ़ने वाले हैं। उसमें से आज पहला रेशियो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी का मतलब बच्चों स्टॉक होता है। क्या होता है, स्टॉक। स्टॉक का मतलब जो चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर को देंगे और जहां से हमारा कैश कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पे स्टॉक होगा तो ही सेल होगा, इसलिए इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ये फॉर्मूला का नाम है। अब फॉर्मूला में बच्चों क्या पढ़ेंगे, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू CRFO, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या याद रखेंगे, CRFO, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब बच्चों ये होता क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कई सारे बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं लेकिन कंसेप्ट नहीं समझते। बच्चों CRFO का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस, कोई भी प्रोडक्ट बनाने का खर्चा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताऊं कि मुझे एक पेन बनानी है, तो पेन बनाने के लिए कौन कौन सा एक्सपेंस लगेगा, पहला मटेरियल, उसका प्लास्टिक मटेरियल चाहिए। फॉर एग्जांपल वो मटेरियल आया 5 रुपीज का, कितने का आया, 5 रुपीज का, प्लस उसका लेबर एक्सपेंस, लेबर बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उसको वेजेस देना पड़ेगा। तो लेबर एक्सपेंस फॉर एग्जांपल मेरा 3 रुपीज हुआ, 3 रुपया मेरा लेबर का लगा। अदर एक्सपेंस फॉर एग्जांपल सेलिंग, मार्केटिंग, एजेंट को कमीशन देना, डिलीवरी करना, वो मेरा हुआ 2 रुपीज। तो 5 + 3 + 2, टोटल ये पेन मेरा कितने में बना, 10 रुपीज में। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कोई भी प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस, कोई भी प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस, मेरा कितने का एक्सपेंस हुआ, 10 रुपीज का एक्सपेंस हुआ। तो इसको बोलते हैं CRFO, कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जहां से आप रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो, उसके पीछे आपके कौन कौन से खर्चे लगे, मटेरियल का लगा, लेबर का लगा, अदर एक्सपेंस लगा। ठीक है, तो 10 रुपीज में मेरा पेन बना। अब मैं 10 में तो नहीं बेचूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। इसमें मैंने फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऐड किया, 2 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया, तो 10 + 2 मैंने कितने में सेल किया, 12 रुपीज में। तो मेरा सेल 12 में हुआ, प्रॉफिट 2 रुपए का हुआ, और वो प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस कितना हुआ, 10 रुपीज। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बच्चों फॉर्मूला देखो, CRFO प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब आपको प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो डायरेक्टली बच्चों आपको CRFO नहीं दिया जाएगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। आपको वो ट्विस्ट दिया होगा, वो कौन कौन से ट्विस्ट है वो आपको मैं बता देता हूं। नीचे के जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट है उस पर ध्यान रखो।
सीआरएफओ फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, नंबर 1, सेल माइनस जीपी, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करूंगा तो मेरा सीआरएफओ आएगा। अभी मैंने एग्जांपल समझाया था बच्चों। फॉर एग्जांपल मैंने सेल कितने में किया था, 12, प्रॉफिट कितना का हुआ था, 2, तो सीआरएफओ कॉस्ट बनाने का खर्चा मींस प्रोडक्ट बनाने का खर्चा कितने का हुआ, 10। तो पहला फॉर्मूला याद कर लीजिए, सीआरएफओ इज इक्वल टू सेल माइनस जीपी। दूसरा, अगर ये नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब आप 11th में ट्रेडिंग में डेबिट साइड जो लिखते थे ना, वेजीज, कॉल, पावर, फ्यूल, गैस, कैरेज इनवर्ड, वो सारे एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला से भी आपको सीआरएफओ मिलेगा। यानी कि सीआरएफओ फाइंड करने के दो तरीके, पहला सेल माइनस जीपी और दूसरा सीआरएफओ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये दो में से ही एक तरीका आपको एग्जाम में दिया होगा। इसके रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्वेश्चंस में रिलेटेड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और लास्ट तरीका है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाय 2, यानी कि आप एवरेज निकालेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, एवरेज स्टॉक। तो उसका मतलब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की सारी चीज मैंने समझा दी कि सीआरएफओ कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं। बस बच्चों इतना ही आपको याद रखना है। इतना याद रखेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा जो रेशियो है वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब बच्चों क्या होता है, मैं आपको बताऊं। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब जिससे पैसे लेने बाकी है, जिसको मैंने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक मिस्टर ए है, उसको 5 लाख रुपए का गुड्स 3 महीने की क्रेडिट पे दिया, तो वो मेरा ट्रेड रिसीवेबल हुआ, उससे मुझे पैसे लेने बाकी है। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल ऑलवेज क्रेडिट सेल्स पे होता है। किस पे होता है, क्रेडिट सेल्स पे। ठीक है, तो पहले माइंड में क्लियर कर लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल ऑलवेज कौन से ट्रांजेक्शन पे क्रिएट होगा, क्रेडिट सेल्स पे। इसका फॉर्मूला बहुत ही मैं इजी तरीके से बोलूं तो क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या याद रखना है बच्चों, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, बस यही याद रखना है। अब क्रेडिट सेल्स, कई बार सीआरएफओ भी आपकी बुक में दिया है। सीआरएफओ का मतलब क्या होता है, क्रेडिट सेल्स बोलूं या सीआरएफओ, दोनों का मतलब सेम होता है। सीआरएफओ का मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि क्रेडिट सेल्स ऑब्लिक सीआरएफओ डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। दोनों में से कोई भी चीज आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है ना बच्चों, तो आपको पहला क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में आए कि सर ट्रेड रिसीवेबल आया, तो ट्रेड रिसीवेबल जब आए तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब बच्चों क्रेडिट सेल्स, कई बार एग्जाम में अगर आपको टोटल सेल दिया है और साथ में कैश सेल दिया है, तो आपको क्रेडिट सेल्स फाइंड करना पड़ेगा। तो वो एक ट्विस्ट दे सकते हैं। तो मेरी रिलेटेड पॉइंट में पहला पॉइंट याद रखना, टोटल सेल्स जब क्वेश्चन में दिया है तो टोटल सेल में से कैश सेल माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि क्रेडिट सेल्स। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि मुझे सेल्स नहीं लेना है, मुझे क्रेडिट लेना है, तो कैश सेल उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल या फिर ट्रेड रिसीवेबल दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। तो उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी कि ओपनिंग टीआरबीआर प्लस क्लोजिंग टीआरबीआर डिवाइड बाय 2, ये करेंगे तो आप अपनी फॉर्मूला में रख देंगे तो आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का बच्चों आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपका यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्लियर हो गया। बस याद क्या रखना है, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्रेडिट सेल्स, बस। बाकी तो अपने हिसाब से क्वेश्चन में जो भी चीज दिया है उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो। तो बच्चों अभी तक हमने 2 फॉर्मूला कर लिए। मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला वो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्या है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। बच्चों ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाऊं। फॉर एग्जांपल मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, तो फर्नीचर जो भी मैं सप्लायर से परचेस करता हूं ना, तो मैं क्रेडिट पे करता हूं। मैं उनको बोलता हूं कि मुझे 3 महीने की क्रेडिट दो, मैं 3 महीने के बाद आपको क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे उनको पैसे देने 3 महीने के बाद, तो मेरे लिए वो क्या हुए, क्रेडिटर हुए। जिनको पेमेंट देनी होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेडिटर। तो ट्रेड पेबल का मतलब ऑलवेज क्रेडिट परचेस। जनरली क्या समझो, क्रेडिट परचेस, कि ट्रेड पेबल ऑलवेज किस पे क्रिएट होता है, क्रेडिट परचेस पे। इससे पहले मैंने समझाया था, सेल्स के साथ डेटर आता है, एसडी संजय दत्त,
परचेस और क्रेडिटर, यानी कि परचेस के साथ कौन आता है, क्रेडिटर, प्रियंका चोपड़ा, ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हो। तो ट्रेड पेबल ऑलवेज किस पे क्रिएट होंगे, क्रेडिट परचेस पे, और ट्रेड रिसीवेबल ऑलवेज किस पे क्रिएट होंगे, क्रेडिट सेल्स पे। ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बहुत ही बच्चों इजी है, मैंने कंसेप्ट समझा दिया। क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। क्या याद रखना है, क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं, रेड अलर्ट पॉइंट पे आते हैं। क्रेडिट परचेस, अगर क्वेश्चन में बच्चों आपको टोटल परचेस दी है, ठीक है, तो टोटल परचेस में से कैश परचेस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ट्रेड पे का मतलब क्रेडिट ही होता है, तो क्रेडिट ही ध्यान में रहना है। तो टोटल परचेस में से कैश परचेस माइनस करूंगा तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, क्रेडिट परचेस। और दूसरा एवरेज ट्रेड पेएबल। एवरेज ट्रेड पेएबल फाइंड करने का बहुत ही इजी तरीका है। एवरेज का मतलब ओपनिंग बिल्स पेएबल ट्रेड पेएबल अगर दिया है क्वेश्चन में, प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल प्लस बिल्स पेएबल डिवाइड बाय 2 करूंगा तो बच्चों मुझे अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, एवरेज ट्रेड पेएबल। ये दोनों मिलने के बाद मैं फॉर्मूला में पुटअप करूंगा तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, ट्रेड पेएबल का मतलब माइंड में क्रेडिट परचेस बिल्स पेएबल ट्रेड पेएबल, यही कीवर्ड्स याद रखने, फॉर्मूला अपने आप क्या कर सकते हो बच्चों, याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा कौन सा, एवरेज ट्रेड पेएबल रेशियो। तो बच्चों नेक्स्ट जो मेरा फॉर्मूला है वो बहुत ही इजी फॉर्मूला है। अभी तक हमने 3 फॉर्मूला कंप्लीट किए, मेरा 4th है, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में 4th फॉर्मूला है, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बहुत इजी फॉर्मूला है बच्चों, कोई इसमें खास आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ में हमें इनकम और एक्सपेंस दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो वो जनरली जो होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एक वर्किंग कैपिटल चैप्टर जब आप कॉलेज में आएंगे तो एक वर्किंग कैपिटल चैप्टर या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे तो वर्किंग कैपिटल चैप्टर एक पूरा चैप्टर आता है, जिसका स्टेटमेंट हम बैंक में सबमिट कराए तो बैंक वर्किंग कैपिटल की हमें लोन देती है, ठीक है। लेकिन हमें डीप में नहीं जाना है, शॉर्ट में डे टू डे लाइफ में जो कैपिटल की जरूरत पड़ती है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट फॉर्मूला बहुत इजी है बच्चों। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CRFO, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिवाइड बाय, आपको अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली दिया है तो वर्किंग कैपिटल डिवाइड कर सकते हैं, CRFO डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। एक और ट्विस्ट, अगर क्वेश्चन में CRFO नहीं दिया है लेकिन सेल्स दिया है तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सेल्स अपन वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 चीज ध्यान में रखनी है बच्चों, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में CRFO ऑब्लिक सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, या तो CRFO दिया होगा या तो सेल्स दिया होगा, दोनों में से एक चीज दी होगी। अगर दोनों दिए तो दोनों से फिर सम्स आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फाइनल फॉर्मूला CRFO ऑब्लिक सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। अब बच्चों CRFO मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो डे टू डे अपन एक्सपेंस जो करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, वो पूरा मैंने कंसेप्ट आपको पहले लेक्चर में करा दिया था, तो वो मुझे यहाँ पे सिखाने की जरूरत नहीं है। तो भी रेड एडेड पॉइंट में मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं। CRFO कैसे फाइंड करते हैं, CRFO फाइंड करने के 2 तरीके हैं, सेल्स माइनस जीपी, दूसरा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। CRFO ऐसे फाइंड करेंगे। नंबर 2 सेल्स, जो सेल्स बोलने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा, वो आपको फॉर्मूला में रखना है। और थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बच्चों क्वेश्चंस में करंट एसेट्स दिया होगा, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल। तो ये 3 चीज अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट और रिलेटेड में ध्यान रखेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हुआ मेरा टोटल 4 फॉर्मूला। तो बच्चों जो मेरा नेक्स्ट रेशियो है वो नेक्स्ट रेशियो है फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। अभी एक 4 कंप्लीट किए, अब 5th नंबर का है फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। बहुत इजी है, फिक्स टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला है सेल्स, सेल्स का मतलब ब्रैकेट में RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय फिक्स असेट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स, कंपनी का सब सेल आ गया, कैश आ गया, क्रेडिट आ गया, सारे सेल्स आ गए, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करना है, फिक्स असेट्स। बच्चों इसमें मेरे इंपॉर्टेंट यानी कि रिलेटेड वाले पॉइंट, पहला, जब भी आप फिक्स असेट का लिस्ट बनाओ, क्वेश्चन में दिया होगा, तब ओनली फिक्स असेट ध्यान में लेनी है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इसके अलावा कोई भी फिक्स असेट के अलावा कोई भी असेट ध्यान में नहीं लेनी है। दूसरा, अगर क्वेश्चंस में आपको डेप्रिसिएशन दिया है तो फिक्स असेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है बच्चों। कई सारे बच्चे माइनस नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं कि सर मुझे इसमें रॉन्ग दिया, रॉन्ग देंगे क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स में से क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला, अगर क्वेश्चन में फिक्स असेट है साथ में डेप्री है तो फिक्स असेट्स में से डेप्री माइनस करना है। और दूसरा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सेल्स, सारा सेल्स, कैश आ गया, क्रेडिट आ गया,
टोटल जितने भी सेल्स दिए है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो फॉर्मूला है वो मेरा कौन सा हो गया बच्चों, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। एंड लास्ट जो मेरा फॉर्मूला है बच्चों वो है नेट एसेट्स। बहुत इजी फॉर्मूला है, इसमें भी कुछ खास है नहीं बच्चों। नेट एसेट का फॉर्मूला जो है वो है आरएफओ। आरएफओ का मतलब सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो मेरी रेड रेड पॉइंट में देखेंगे हम। फॉर्मूला पहले क्लियर कीजिए क्या है, नेट असेट्स। नेट असेट का फॉर्मूला बहुत इजी है, आरएफओ डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। आरएफओ यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑब्लिक सेल्स। अब बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करते हैं उसका मैं एक लिस्ट दे देता हूं। ये सारी चीज को आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो रेड हेड में पहला हाउ टू फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व इन सरप्लस, अगर प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस वाला है, पीएनएल क्रेडिट वाला है तो ऐड करेंगे, पीएनएल डेबिट वाला है तो माइनस करेंगे, डिबेंचर, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन, सारी चीज ये जो दी है उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फॉर्मूला में रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। वापस से बोलिए कौन कौन सा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, पीएनएल अगर क्रेडिट है तो ऐड करेंगे, पीएनएल डेबिट है तो माइनस करेंगे, प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी कि डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सारी चीज जो दी है वो ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों मिलने के बाद फॉर्मूला पे आप पुटअप करेंगे तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, मेरा नेट एसेट का फॉर्मूला। तो ओवरऑल एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में मैंने 6 फॉर्मूला लर्न करा दिए बच्चों। तो 6 फॉर्मूला आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप हमें नीचे जो नंबर दिया वो नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमने अभी तक 3 रेशियो कर लिए हैं। अब नेक्स्ट रेशियो है बच्चों, वो नेक्स्ट रेशियो का जो नाम है बच्चों वो सॉल्वेंसी रेशियो। कोई भी रेशियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं बच्चों। सॉल्वेंसी रेशियो होता क्या है बच्चों, मैं आपको एक बात बोलूं, सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी का मतलब फर्म है वो कैपेबल है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए। फर्म कैपेबल है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए, उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी यानी कि सॉल्वेंट। कंपनी अच्छी खासी चल रही है, कंपनी के पास इतना फंड है कि वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कर सकती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी। प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दो बच्चों, तो सीधी बात है, विजय माल्या वो क्या किया, भारत छोड़ के भाग गया, तो वो इंसॉल्वेंट हुआ। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या कर पाए, पे कर पाए, ठीक है बच्चों। तो सॉल्वेंसी का मतलब सिंपल, अगर हमारी कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे करने की तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सीधी एक ही लैंग्वेज में सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। अब बच्चों बात आई कि यहाँ पे सॉल्वेंसी में हम कितने रेशियो पढ़ेंगे, टोटल बच्चों 5 रेशियो पढ़ने वाले। कितने बच्चों, 5 रेशियो। उसमें पहला जो रेशियो है बहुत ईजी है बच्चों, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कौन सा है, डेब्ट टू इक्विटी। नंबर 2 है वो डेब्ट टू टोटल एसेट। कौन सा है, डेब्ट टू टोटल एसेट। नंबर 3 बच्चों जो रेशियो पढ़ने वाले वो है अपना प्रोप्राइटरी रेशियो, यानी कि प्रोप्राइटरी फंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो या यानी कि प्रोप्राइटरी फंड रेशियो। नंबर 4 है बच्चों वो हमारा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कौन सा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एंड लास्ट है वो है अपना डेब्ट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या है, डेब्ट कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि 5 रेशियो यहाँ पे हम बच्चों ओवरव्यू ले लेंगे, इसका फॉर्मूला डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये 5 में से जो पहला था बच्चों वो कौन सा था, अपना डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। बच्चों जो 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 फॉर्मूला है ना आपका डेब्ट इक्विटी, वही वहां से आप अपना क्या कर सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो बच्चों। डेब्ट इक्विटी, डेब्ट अपन इक्विटी, क्या याद रखना है, डेब्ट इक्विटी का मतलब डेब्ट अपन इक्विटी, लेकिन कौन सा डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्या याद रखना है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। क्या याद रखना है, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो सिंपल है, डेब्ट इक्विटी यानी कि डेब्ट अपन इक्विटी। कौन सा डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट जो 1 साल के बाद पे करना है, और फंड कौन सा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत ही इजी है, जो वर्ड है उसको पकड़ के कंसेप्ट क्लियर करना है कि भाई लॉन्ग टर्म डेब्ट ही होगा और इक्विटी शेयर होल्डर फंड ही होगा। अब बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम क्या क्यों पढ़ते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखो डेब्ट इक्विटी, डेब्ट का मतलब बाहर जो पे करना है वो, इक्विटी का मतलब हमारा खुद का फंड। दोनों का प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा कि डेब्ट में सामने इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है। लॉजिकली इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा और डेब्ट का कम होगा तो लॉजिकली फर्म बढ़िया चल रही है। लॉजिकली मेरे पास जो है खुद का फंड वो 12 रुपया है और मुझे बाहर मार्केट में लॉन्ग टर्म डेट 10 पे करना है, तो मेरी फर्म बढ़िया चल रही है। लेकिन मेरे पास मुझे बाहर मार्केट में लॉन्ग टर्म डेट चुकाने 12 और मेरा इक्विटी यानी कि ऑनर फंड 10 है, तो मेरी कुछ प्रॉब्लम है, फंड मेरे पास नहीं है, मेरी कंपनी ठीक नहीं चल रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है डेब्ट इक्विटी रेशियो का, कि क्या ऑब्जेक्टिव है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट है उसके अकॉर्डिंग सामने हमारा इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या है, बराबर है कि नहीं,
ये रेशियो हमें यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि रेड एलर्ट पॉइंट में आते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है पता है, कि सर लॉन्ग टर्म डेट में क्या आता है वो हमें नहीं पता चलता है, क्वेश्चन में तो सब मिक्स दिया है। तो लॉन्ग टर्म डेट में हम क्या क्या चीज इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे आपको जो लिस्ट दे रहा हूँ लॉन्ग टर्म डेट की, वो लॉन्ग टर्म डेट की आपको लिस्ट याद रखनी है। लॉन्ग टर्म डेट में पहला डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन हो, ठीक है, क्वेश्चन में अगर कोई भी लॉन्ग टर्म लोन जिसका टाइम 1 साल से ज्यादा है, मोर देन 1 ईयर, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म लोन। यानी कि नेक्स्ट है बच्चों मेरा वो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म बोरिंग, अगर ये वर्ड दिया है तो भी वो मेरा लॉन्ग टर्म फंड में ही आ जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, कोई भी मेरी लॉन्ग टर्म प्रोविजन है वो भी किस में आ जाएगी, लॉन्ग टर्म फंड में। यानी कि बच्चों लॉन्ग टर्म डेट में कौन कौन सा आ जाएगा, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट है, या फिर लॉन्ग टर्म लोन है, या फिर कोई मैंने लॉन्ग टर्म बोरिंग किया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन किया है, ये सारी चीज किस में आ जाएगी, लॉन्ग टर्म डेट में। इसके अलावा कोई भी चीज आपको कंसीडर करना नहीं है बच्चों। ठीक है, तो पहला लॉन्ग टर्म डेट कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का मतलब ऑनर का फंड। अब ऑनर फंड में क्या क्या आता है, ऑनर फंड में दो इंपॉर्टेंट है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो प्रेफरेंस शेयर से हम कैपिटल क्रिएट करते हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि हमारी सेविंग्स, ठीक है, जो हमने पिछले साल से प्रॉफिट कमाया वहां से हम रिजर्व सरप्लस करके आए, वो इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्रॉफिट, पीएनएल, अगर क्रेडिट बैलेंस है, अगर हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, अगर हमारे पास प्रॉफिट है, पीएनएल अगर ब्रैकेट में क्रेडिट है तो ऐड करेंगे, लेकिन पीएनएल डेबिट बैलेंस दिया तो बच्चों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि इतनी चीज याद रखनी है इक्विटी शेयर होल्डर फंड में, कौन कौन सी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, पीएनएल क्रेडिट, और पीएनएल अगर डेबिट दिया तो क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। तो बच्चों ओवरऑल मैंने आपको ये रेशियो का सारा फंडा समझा दिया कि भाई डेप इक्विटी रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, वो डेप इक्विटी रेशियो फाइंड करने के लिए कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी आपका कंसेप्ट है, उसमें लॉन्ग टर्म डेप में क्या आता है और इक्विटी शेयर होल्डर में क्या आता है, वो मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे हमारा डेप इक्विटी रेशियो बच्चों कम। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट रेशियो है, वो नेक्स्ट रेशियो का नाम है असेट टू डेप रेशियो। बहुत इजी है बच्चों, इससे पहले हमने कौन सा किया था, डेप इक्विटी रेशियो, नेक्स्ट है असेट टू डेप रेशियो। फॉर्मूला है जो असेट टू डेप मैंने बोला वही आपका फॉर्मूला बन गया। क्या याद रखना है, असेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप। क्या याद रखना है, असेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप। सिंपल है, जो दिया है उसको ही अपने को फॉर्मूला बनाना है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है बच्चों, टोटल असेट जितनी भी आई वो सारी असेट ध्यान में रखनी है, ठीक है, बैलेंस शीट में जितनी भी असेट है। और डेप्ट का मतलब कौन सा डेप्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट। यानी कि मेरा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल असेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्या हो जाएगा, टोटल असेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये मेरा हो जाएगा फॉर्मूला। अब बच्चों कंसेप्ट की बात करते हैं, ये रेशियो क्या काम आता है बच्चों, ये रेशियो क्या काम आता है मैं आपको समझाता हूं प्रैक्टिकली। कि फॉर एग्जांपल मेरी असेट है वो 12 है और मेरा लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो कितना है, 10, तो मेरी असेट ज्यादा है, फॉर्म बराबर चल रही है। मेरे पास असेट है, सामने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मुझे कितनी पे करनी है, 10, तो फॉर्म बराबर चल रही है। ये जो है वो प्रोपोर्शन इंडिकेट करता है। क्या प्रोपोर्शन इंडिकेट करता है, कि आप क्या लॉन्ग टर्म डेप्ट के सामने आपका टोटल एसेट क्या है, फॉर्म बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपका टोटल एसेट कम है और लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या है, ज्यादा है, मार्केट में चुकाना ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है। ये रेशियो ये है, ये हमें सिखाता है कि भाई आपका एसेट के सामने लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो ठीक है या नहीं। तो ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब मेरे रेड अलर्ट यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। टोटल एसेट, मैं शॉर्ट में बोल दूं बच्चों, सारी एसेट्स। बैलेंस शीट में आपका जितना भी एसेट आता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, इंक्लूडिंग टूल्स, सारी एसेट्स जो भी आपको क्वेश्चन में दी होगी वो सारी एसेट आपको कंसीडर करनी है। इन शॉर्ट में एक लाइन में बोल सकता हूं कि बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स है, जो भी एसेट आती है वो सारी एसेट यहाँ पे कंसीडर करनी है, इसलिए टोटल एसेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना मेंशन है करंट एसेट, ना मेंशन है नॉन करंट एसेट, यहाँ पे टोटल वर्ड मेंशन है, तो सारी एसेट कंसीडर करनी है। ठीक है बच्चों, और लॉन्ग टर्म डेप्ट इससे पहले मैंने सिखा दिया था, एक बार और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझा देता हूं। लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कि 1 साल के बाद जो पे करना होता है वो, उसमें बच्चों डिबेंचर आता है, बॉन्ड आता है, पब्लिक डिपॉजिट आता है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म लोन दिया है वो आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है। यानी कि जो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग, प्रोविजन, सारी चीज लॉन्ग टर्म डेप्ट 1 साल के बाद पे करनी होती है, वो किस में आ जाएगी, लॉन्ग टर्म डेप्ट में। तो मैंने आपको टोटल एसेट भी सिखा दिया बच्चों, और लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या चीज आती है वो भी समझा दी।
ये जो है मेरा कौन सा रेशियो हो गया बच्चों, टोटल असेट टू लॉन्ग टर्म डेब्ट का रेशियो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी तक दो रेशियो हो गए। जो मेरा नेक्स्ट है वो है कौन सा, प्रोप्राइटरी रेशियो, यानी कि प्रोप्राइटरी फंड। बच्चों प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, ऑनर फंड, खुद का फंड। ठीक है, कोई भी कंपनी में खुद का फंड क्या होता है, इक्विटी होता है। ठीक है ना, तो वो ऑनर फंड है। तो इन शॉर्ट प्रोप्राइटरी का मतलब आप ऑनर फंड भी बोल सकते हो, शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हो, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो। इसका मीनिंग तो क्या होगा, सेम ही होगा। प्रोप्राइटरी फंड का बच्चों पहले फॉर्मूला समझते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं। प्रोप्राइटरी फंड का फॉर्मूला बहुत इजी है बच्चों, शेयर होल्डर फंड ऑब्लिक इक्विटी शेयर होल्डर फंड ऑब्लिक प्रोप्राइटरी फंड। मैं तीनों वर्ड यूज कर सकता हूं, शेयर होल्डर यानी कि खुद का, इक्विटी यानी कि खुद का, प्रोप्राइटरी यानी कि खुद का। ये तीनों का मतलब क्या होता है, सेम डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल असेट्स। क्या होगा, टोटल असेट। तो बच्चों प्रोप्राइटरी फंड का फॉर्मूला बहुत इजी है, क्या है, शेयर होल्डर ऑब्लिक इक्विटी शेयर होल्डर ऑब्लिक प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल असेट्स। ठीक है, ये क्या दिखाता है पता है, ऑनर फंड के सामने टोटल असेट क्या है, क्या दिखाता है, ऑनर फंड क्या है, हमारा खुद का फंड है, उसके सामने हमारा टोटल असेट क्या है। ये दोनों का प्रोपोर्शन कौन सा रेशियो दिखाएगा बच्चों, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो सिंपल ये है, ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, शेयर होल्डर फंड और टोटल असेट के बीच में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा बच्चों। अब बात करते हैं कि शेयर होल्डर फंड क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है, या फिर प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है। ये तीनों का मीनिंग सेम है। इसके पहले जो भी रेशियो मैंने सिखाए थे उसमें मैंने सिखाया था, तो भी बच्चों अपने जो रेड वाले पॉइंट है एक बार मैं वापस से डिस्कस कर लेता हूं। शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटरी फंड, इसमें क्या क्या चीज आती है बच्चों। पहला आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर 2 आता है बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। थर्ड आता है रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी की सेविंग जो पास्ट में हुई है, ठीक है ना, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस आता है। प्लस पीएनएल क्रेडिट, अगर कंपनी का प्रॉफिट है, पीएनएल डेबिट है तो माइनस करेंगे। एक चीज याद रखना है, क्योंकि वो लॉस है, ठीक है ना, तो मेरे कैपिटल क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो लॉस है, पीएनएल डेबिट है तो माइनस करेंगे। तो ये चीज याद रखनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस ऐड करेंगे, पीएनएल क्रेडिट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और पीएनएल डेबिट क्या करेंगे, माइनस। ये प्लस माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटरी फंड, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है बच्चों, तो सिंपल इतनी ही चीज याद रखनी है, इसके अलावा कोई चीज याद रखनी नहीं है। और आप बात आई टोटल असेट, बार बार मैंने आपको बार बार लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, टोटल असेट का मतलब बैलेंस शीट में जितनी भी असेट दी है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी है अपनी करंट असेट, करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इंक्लूडिंग टूल्स, सारी चीज जो दी है बच्चों बैलेंस शीट में, वो किस में आ जाएगी, अपनी टोटल असेट्स में। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि अभी तक मैंने आपको 3 रेशियो सिखा दिए। टोटल सॉल्वेंसी में कितने हो गए, 3। तो तीनों का सारा कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट नोट्स अपना हो गया। तो बच्चों जो नेक्स्ट है, अभी तक 3 हुए, नेक्स्ट नंबर 4, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आप नाम सुनिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि मेरा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर करता है, वो यहाँ पे ये रेशियो इंडिकेट करता है। ठीक है ना, मेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट कितने टाइम कवर करेगा, वो कौन सा रेशियो सिखाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो सिंपल याद रखना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि मेरा प्रॉफिट का कैपेसिटी इंटरेस्ट कवर करने के लिए कितने टाइम्स है, वो कौन सा इंडिकेट करेगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब बात आई बच्चों फॉर्मूला की, पहले फॉर्मूला समझते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो आपको तुरंत बच्चों एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों, इंटरेस्ट, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट पे जो भी इंटरेस्ट है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट है, बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट है, लोन पे इंटरेस्ट है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों, इंटरेस्ट। अब बच्चों प्रैक्टिकली एक यहाँ पे फिगर लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरा 10 लाख है, फॉर एग्जांपल रैंडम फिगर पकड़ते हैं 10 लाख, डिवाइड बाय इंटरेस्ट मेरा 1 लाख है, कितना है 1 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कितना आया आंसर, 10 टाइम्स। यानी कि मेरी जो प्रॉफिट की जो कैपेसिटी है ना, वो इंटरेस्ट कवर करने के लिए कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स। मेरे पास 10 लाख का प्रॉफिट है और मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना है, 1 लाख, तो मैं 10 टाइम्स तक मेरा इंटरेस्ट क्या कर सकता हूं, कवर कर सकता हूं। ये रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंसेप्ट क्लियर बच्चों, तो करना क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को एक ही बात करनी है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे होगा, क्वेश्चन में डिबेंचर पे होगा, बॉन्ड्स पे होगा, या फिर लोन पे होगा, तो उस पे हम परसेंटेज काउंट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मेन आपका फॉर्मूला। अब बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि रिलेटेड पॉइंट पे, कई बार क्या होगा पता है क्वेश्चन,
यहाँ पे आप देखो फॉर्मूला क्या है अपना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर क्वेश्चन में आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स दिया है तो कई सारे बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज होता है, सर वो समझ में नहीं आया, अब हम उसको किस तरह करें। मैं आपको समझाता हूं बच्चों। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है तो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, फिर क्या ऐड करेंगे, टैक्स ऐड करेंगे। तो इंटरेस्ट प्लस टैक्स ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो एक चीज याद रखनी, अगर क्वेश्चन में आफ्टर है तो उसमें इंटरेस्ट और टैक्स को ऐड करके मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लोन है या फिर डिबेंचर है, बॉन्ड्स पे है, जैसे कि ऐसा लोन ऐसा दिया है 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 10 लाख, तो 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख, तो 1 लाख मेरा इंटरेस्ट हुआ, वो मुझे फॉर्मूला में पुटअप करना है बच्चों। तो ये मेरा कौन सा रेशियो हुआ बच्चों, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो बच्चों मेरा जो नेक्स्ट रेशियो है वो लास्ट रेशियो है 5th नंबर का, जिसका नाम है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत इजी है बच्चों, फॉर्मूला वही आपका जो वर्ड है वही आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या करना है, डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। सीधी बात है, क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे रिलेशनशिप किसके बीच में है कि भाई लॉन्ग टर्म डेब्ट के सामने आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, उसका रिलेशनशिप कौन शो करेगा बच्चों, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो सिंपल इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या प्रोपोर्शन है, कंपनी बराबर चल रही है कि नहीं, कि भाई कि हमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा कि भाई हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी फटाफट पे करें और फिर क्या करें, हम अपना कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ाए। तो कंपनी पे डिपेंड है कि कंपनी आगे किस तरह का इंटरेस्ट फास्ट पे करना चाहती है या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड को और इंप्रूव करना चाहती है। ठीक है, तो यहां से वो क्या करेगी, करेक्शन करेगी कंपनी और वहां पे इंप्रूवमेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का कंसेप्ट क्लियर, फॉर्मूला इजी है, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मेरे रिलेटेड पॉइंट यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेब्ट। बच्चों बार बार मैंने इससे पहले भी 3 रेशियो कराए, उस पर भी समझा दिया, तो भी एक बार समझा देता हूँ। लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या आता है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म कोई लोन लेता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है, वो सारी चीज किस में आ जाएगी बच्चों, लॉन्ग टर्म डेब्ट में। किस में आ जाएगी, लॉन्ग टर्म डेब्ट, जिसका टाइम है वो 1 साल से ज्यादा है। तो ये सारी जो लिस्ट है, इसके अलावा कोई भी चीज अगर क्वेश्चन में दी है तो ध्यान में लेनी नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कौन सा, लॉन्ग टर्म डेब्ट वाला। अब बात आई कैपिटल एम्प्लॉयड की। अब कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत इंटरेस्टिंग है, कई सारे बच्चे को इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं जितना भी अभी लिस्ट आपको दे रहा हूं वो आपको याद करना है और कंसेप्ट समझना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बच्चों इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, पीएनएल। अगर ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड करेंगे और पीएनएल के ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस है तो क्या करेंगे, माइनस। यानी कि शॉर्ट में इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट ऐड, पीएनएल डेबिट माइनस। और सारी लॉन्ग टर्म चीज जैसे कि ऊपर जो मैंने बोली थी वो डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सारा मिक्स कर देंगे। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जितनी भी लिस्ट है, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, प्लस माइनस डिपेंड। ठीक है, फिर अपना लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या आता है, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सारी चीज आप ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड है वो मिक्सर है, किसका मिक्सचर है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हो गया बच्चों मेरा कौन सा रेशियो, सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी में हमें टोटल कंसेप्ट के साथ कितने रेशियो के बच्चों, 5 रेशियो डिस्कस किए हुए। तो बच्चों नेक्स्ट मेरा जो रेशियो है वो है क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में टोटल हम कितने पढ़ेंगे, 5 रेशियो। ये लास्ट रेशियो है, अभी तक हमने 3 कर लिए एंड लास्ट वन इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पहला बच्चों हम कौन सा पढ़ेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नंबर 2 कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, नेट प्रॉफिट रेशियो। नंबर 3 कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, ऑपरेटिंग रेशियो। नंबर 4 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड लास्ट वन इज अ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल ये 5 रेशियो पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज बच्चों पहला रेशियो कौन सा करेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कौन सा करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो आइए बच्चों पहला स्टार्ट करते हैं हम रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। स्क्रीन पे देखिए बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब मैं सिंपल चीज बताऊं, आपने 11th स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी को जानना बहुत जरूरी है कि हम जो भी सेल कर रहे हैं
को सेल के सामने हमारा प्रॉफिट कितना है, वो सेल के सामने हमारा जीपी कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक है, तो वो जानना बहुत कंपनी के लिए जरूरी है। तो ये रेशियो का फाइंड करने का एक ही पर्पस है, क्या बच्चों पर्पस, कि कंपनी का सेल्स के सामने जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करने के बाद कितना हमारा प्रॉफिट बच रहा है, कि कंपनी बराबर चल रही है कि नहीं, वो कहां से पता चलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। मैं सिंपल एक चीज बताऊं बच्चों, प्रॉफिट किस पे डिपेंड है, सेल्स पे डिपेंड है, तो लॉजिकली ये फॉर्मूला में सेल्स का आएगा आएगा आएगा। देखिए चेक कीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स, क्या याद रखना है, नेट सेल्स इनटू 100, क्या करना है, इनटू 100, ठीक है बच्चों। तो सिंपल क्या याद रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। पर्पस क्या है कि सेल्स के सामने जीपी कितना है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है मेन ये रेशियो का। अब बच्चों अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं। पहला, क्वेश्चन में आपको जीपी डायरेक्टली नहीं दिया होगा बच्चों, वहां पे फाइंड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कैसे, एक फॉर्मूला है बच्चों, वो फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूं। जीपी इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस सीओजीएस, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, CRFO जो हमने आगे पढ़ा था वो, या फिर COGS। सेल है वो मैंने 12 रुपए का किया यानी कि 12 रुपीज का, सेल मेरा कितना हुआ 12 रुपीज का, माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो कितने रुपए का है 2, तो लॉजिकली मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चों 10 रुपीज का। सिंपल चीज है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। मेरा सेल कितने का था 12 और मेरा जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का था 2, तो मेरा प्रॉफिट कितना बचा 10 रुपीज जीपी बचा। तो लॉजिकली जीपी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से अभी तक जितने भी एक्सपेंस हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो माइनस करेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट वन इज द नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब सीधी चीज है बच्चों, क्वेश्चन में सेल दिया है और सामने सेल रिटर्न हुआ है, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल्स, नेट सेल्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बच्चों, नेट सेल्स। तो सिंपल है, अगर क्वेश्चंस में सेल्स रिटर्न मेंशन है तो नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये हो गया बच्चों अपना ग्रॉस प्रॉफिट का सारा फंडा। यही दो चीज याद रखनी है, ये दोनों आने के बाद आप फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो आपको बच्चों क्या है, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा रेशियो हो गया मेरा बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो। तो बच्चों जो मेरा नेक्स्ट रेशियो है वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या है नेट प्रॉफिट रेशियो, लॉजिक है, इसमें भी क्या आएगा बच्चों, सेल्स के साथ रिलेशनशिप है। इसका पहले बच्चों एक फॉर्मूला देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या याद रखना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। देखो जीपी में भी डिवाइड बाय नेट सेल्स आया था, यहाँ पे भी डिवाइड क्या आएगा, नेट सेल्स, क्योंकि प्रॉफिट का रिलेशन किसके साथ है, अल्टीमेटली सेल्स के साथ है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे मुझे क्या पता चलेगा, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई सिंपल मुझे एक चीज पता चलेगी कि मेरा सब एक्सपेंस माइनस होने के बाद, इंटरेस्ट, टैक्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सब माइनस होने के बाद मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। मैं कोई प्रोडक्ट बेचने के बाद मेरा नेट 10% बनता है, 5% बनता है कि 2% बनता है, वो मुझे यहां से पता चलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब बच्चों बात आई इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि रेड अलर्ट में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता है, एग्जाम में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स फाइंड करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं देंगे लोग, आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया होगा, जैसे कि लोन का होगा, डिबेंचर का होगा, बॉन्ड का, तो पीबीआईटी उसमें से पहले आई यानी कि इंटरेस्ट माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या मिलेगा, पीबीटी। फिर आपको क्वेश्चन में सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स के रेट दिए होंगे, तो टैक्स माइनस करना है, उसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो ये सिंपल आपको इस तरह फाइंड करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है। पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, उसके बाद क्या माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा, इंटरेस्ट लोन पे होगा, डिबेंचर पे होगा, बॉन्ड्स पे होगा, और टैक्स के परसेंटेज डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दे दिए होंगे। बात रही नेट सेल्स की, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में नेट सेल अगर सेल रिटर्न दिया है तो नेट सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो ये दूसरा फॉर्मूला बच्चों आपका कौन सा हो गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा एक बार एक देख लेना। तो बच्चों अभी तक हमने दो रेशियो कर लिए। एक रेशियो कौन सा किया बच्चों हमने, ग्रॉस प्रॉफिट। नंबर 2 कौन सा किया, नेट प्रॉफिट। अब थर्ड है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, डे टू डे एक्सपेंस हम जो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे वहां कोई एम्प्लॉय आ रहा है तो उसको सैलरी दे रहा हूँ, वो लॉजिकली डे टू डे ही दे रहा हूँ ना, डे टू डे दे नहीं रहा हूँ, दे रहा हूँ मंथली, लेकिन वो जो डे टू डे काम कर रहा है उसका ही दे रहा हूँ ना, तो बच्चों वो डे टू डे एक्सपेंस होता है। तो लॉजिकली ऑपरेटिंग का मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी एक्सपेंस होते हैं वो अपने को ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग का मतलब डे टू डे याद रखना है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में होता है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बहुत इजी है बच्चों। ऑपरेटिंग रेशियो का पहला फॉर्मूला देख लीजिए। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू CRFO, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कोई प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस, ठीक है। अब कोई भी प्रोडक्ट बनाओ तो उसके पीछे जो भी एक्सपेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, CRFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंस जो हम करते हैं, डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। आप एक चीज बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, जीपी में भी डिवाइड बाय नेट सेल्स था, नेट प्रॉफिट में भी डिवाइड बाय नेट सेल्स था, यहाँ पे भी डिवाइड बाय क्या है, नेट सेल्स। इस सबका रिलेशन अल्टीमेटली किसके साथ है पता है, नेट सेल्स के साथ, ठीक है ना बच्चों। तो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखने की, ऑपरेटिंग रेशियो है उसका जीपी का एनपी का सबका रिलेशन किसके साथ है, नेट सेल्स। तो एक माइंड में आपके लिए थोड़ा क्या हो जाएगा बच्चों, इजी हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे फॉर्मूला पे फोकस कीजिए, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू CRFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पे हम कंसेप्ट समझते हैं कि CRFO कैसे है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, तो एक एक चीज को हम इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट पे समझते हैं बच्चों। सबसे पहले CRFO मैंने ऑलरेडी ये समझा दिया है, जब स्टॉक इन्वेंटरी रेशियो मैंने समझाया था तब ये समझाया था, तो भी बच्चों एक बार मैं बता देता हूँ। CRFO का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस, ठीक है। CRFO कॉस्ट फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको फाइंड करने के लिए एग्जाम में दो तरीके हैं। कितने तरीके, दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। पहला, सेल माइनस जीपी। एक प्रोडक्ट जिसका सेल था 12 रुपीज, उसका प्रॉफिट 2 रुपया था, तो लॉजिकली उसका कॉस्ट कितना हुआ, 10। तो पहला तरीका कौन सा है, सेल्स में से जीपी माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CRFO। दूसरा तरीका है बच्चों एक और, अगर क्वेश्चन में सेल जीपी नहीं दिया है लेकिन दूसरी चीज दी है, लाइक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस ऑब्लिक डायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ भी बोल सकता हूं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो दूसरा तरीका ये है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला अगर ये इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो ये फॉर्मूला बच्चों में क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो दो तरीके, सेल माइनस जीपी, दूसरा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन दिया है तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, CRFO, और हम कहां पे रख देंगे, फॉर्मूला में, ठीक है। तो पहला फंडा क्लियर। अब भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मैंने बोला ना डे टू डे एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, ऑफिस का एक्सपेंस होता है, डिप्रिशिएशन होता है, अदर एक्सपेंस होते हैं। ये सारे ऑफिस, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अदर एक्सपेंस, डिप्रिशिएशन, ये सारा कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा, ऑपरेटिंग, डे टू डे। इसके अलावा अगर क्वेश्चंस में कोई भी चीज दी है वो आपको ध्यान में नहीं लेनी है, ये जो मैंने लिस्ट दी है वही ध्यान में लेनी है, ठीक है। सैलरी तो ले सैलरी है, ऑफिस एडमिन में आ जाता है तो वो सैलरी ऐड होगा, लेकिन बच्चों कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आए उसको ध्यान में नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है नॉन ऑपरेटिंग तो उसको यहां पे कंसिडर नहीं करेंगे। मैंने जो लिस्ट अभी बोली वही आपको लिस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला से मैंने आपको CRFO सिखा दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस सिखा दिया, नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर क्वेश्चन में रिटर्न दिया है तो सेल्स में से माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, और नेट सेल्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा कौन सा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला। इतनी चीज याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, तो बच्चों आपके लिए काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बच्चों मेरा नंबर 4 फॉर्मूला है, अभी तक 3 किए, अब नंबर 4 है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इससे पहले ऑपरेटिंग रेशियो क्या था, ये क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय, कंफर्म ही अपना क्या है, नेट सेल्स इनटू 100। चारों फॉर्मूला में डिवाइड में क्या है, नेट सेल्स, तो लॉजिकली यहां पे भी क्या आएगा, डिवाइड बाय नेट सेल्स, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 करेंगे तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो। यहां पे हमें पता चलेगा कि भाई हमारा सेल्स का प्रोपोर्शन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सामने क्या है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेन है। अब बच्चों रेड अलर्ट यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आता है। पहला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्टली दिया होगा, दिया है तो लॉजिकली डायरेक्टली हम फॉर्मूला में रख देंगे। अगर नहीं दिया है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेल्स में से दो चीज माइनस करनी है, सेल्स माइनस पहला CRFO यानी कि
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अभी तक प्रोडक्ट बनाने का जो भी खर्चा हो ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और एक और एक्सपेंस कौन सा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सेल्स में से दो चीज माइनस करूंगा, क्या क्या बच्चों, एक सीआरएफओ और दूसरा क्या माइनस करूंगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो वो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो सेल्स में से दो चीज माइनस किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला, फॉर्मूला में रखा, आपका आंसर आ गया। और लास्ट है नेट सेल्स, बहुत ही इजी है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, नेट सेल्स। तो ये हुआ मेरा कौन सा बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला। बहुत ही इजी है, बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है वो आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों लास्ट फॉर्मूला प्रॉफिटेबिलिटी में अभी तक 4 कंप्लीट किया, ये 5th नंबर का है जिसका नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत इजी फॉर्मूला है बच्चों कि हमें रिटर्न कितना मिल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड पे। ये फॉर्मूला का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कैपिटल एम्प्लॉयड पे कंपनी कितना रिटर्न अर्न करती है, वो ये फॉर्मूला हमें इंडिकेट करेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला रहेगा बच्चों, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इसमें इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों ऐड करना है। ठीक है ना। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो सिंपल है, इसका इंडिकेशन मुझे बता दिया कि हम कितना अर्न करना है, कितना रिटर्न करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड पे, ये फॉर्मूला हमें मेन इंडिकेट करेगा। अब आई बच्चों रेड अलर्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कि भाई सर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करेंगे। मैंने इससे पहले आपको बता दिया था, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए जो भी चीज अभी मैं लिस्ट बोल रहा हूं वो आपको याद रखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है बच्चों, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, पीएनएल, क्रेडिट ऐड करेंगे क्योंकि प्रॉफिट है, पीएनएल डेबिट, अगर लॉस है तो लॉजिकली माइनस करेंगे। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म डेट जितने भी है, जैसे कि डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, पब्लिक डिपॉजिट है, जितनी भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ठीक है, तो वो सारी ऐड कर देंगे तो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। जितनी भी लिस्ट दी है वो सबको ऐड करेंगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, फॉर्मूला में रख देंगे तो आपका काम हो जाएगा बच्चों आसान। ठीक है, तो सिंपल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करेंगे, सारी लिस्ट याद कर दो। ये कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा सारा ये चीज। ठीक है, अब बात रही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। बच्चों डिविडेंड अगर क्वेश्चन में आपको दिया है और आफ्टर है तो बिफोर में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। डिविडेंड जनरली क्वेश्चन में इक्विटी पे देंगे, प्रेफरेंस पे देंगे, तो ऐसा आपको जो भी डिविडेंड के प्रोपोर्शन दी है कि 10 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 10%, तो लॉजिकली उसका 10 लाख का 10% करेंगे तो 1 लाख मेरे को क्या मिल जाएगा, डिविडेंड। इंटरेस्ट है तो लॉजिकली इंटरेस्ट को भी क्या करना पड़ेगा, अगर आफ्टर है तो बिफोर में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये एक ट्विस्ट आ सकता है, दूसरा ट्विस्ट नहीं आ सकता है, यानी कि मैं समरी में ऐसा बोल सकता हूं कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है तो लॉजिकली बच्चों क्या करेंगे, इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे, डिविडेंड भी ऐड करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड टैक्सेस। तो आपका काम बच्चों आसान हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सारे फॉर्मूला क्लियर हो गए बच्चों। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, टोटल रेशियो एनालिसिस 4 पार्ट में डिवाइड किया है, कितने, 4 सीरीज है, चारों सीरीज देख लीजिए। करीबन ये चारों सीरीज 20 से 25 मिनट की होगी, जिसमें आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन आराम से क्या कर पाएंगे, घर बैठे कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।